हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है सेज लॉ ऑफ मार्केट्स। तो ये जो सेज लॉ ऑफ मार्केट्स है ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है ज़्यादातर ग्रेजुएशन में भी और कई बार पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जिस तरीके से आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है हूबहू वैसे ही मैंने सारा का सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ है। तो आपको पॉज कर करके साथ साथ में कॉपी में लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेज लॉ ऑफ मार्केट्स वॉज प्रोपाउंडेड बाय द फ्रेंच इकोनॉमिस्ट जेबी से। तो जो सेज लॉ ऑफ मार्केट है ये जेबी से ने दिया था। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, इतनी भी ज़्यादा लंबी नहीं होगी, मगर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएगा। द लॉ स्टेट्स दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ये पूरा का पूरा लॉ एक ही बात कहता है कि सप्लाई कर दो, डिमांड अपने आप ही आ जाएगी। क्योंकि सप्लाई करने के लिए आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से काम कराओगे, उनको तनख्वाहें दोगे, वो तनख्वाहें वो मार्केट में जाके कुछ ना कुछ डिमांड कर लेंगे। तो ये कहता था कि जब भी आप सप्लाई करते हो तो डिमांड अपने आप ही क्रिएट हो जाती है। हेंस एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो ये कहता था जो भी एग्रीगेट डिमांड होती है और एग्रीगेट सप्लाई होती है वो इकोनॉमी में बराबर होती है। तो क्लासिकल थ्योरी भी इसी पे बेस्ड है। There is no overproduction or deficient demand, implying that economy is always in the state of full employment equilibrium. ये कहते थे कि जब भी आप मतलब सामान बनाते हो तो सप्लाई करते हो तो डिमांड भी उतनी हो जाती है, ठीक है। ओवर प्रोडक्शन का कोई चांस ही नहीं है या डेफिशिएंट डिमांड का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जब भी आप सामान बनाते हो उसके बदले आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदते हो, उनको तनख्वाहें मिलती है, मार्केट में जाके वो खरीद लेते हो। इसके पीछे इन्होंने पूरा लॉजिक दिया हुआ है और मैंने लास्ट में क्रिटिसिज्म भी कराई है, तो आपको थोड़ा तसल्ली रख के देखनी पड़ेगी ये वीडियो। द लॉ एजर्ट्स दैट एवरी प्रोड्यूसर सप्लाइज हिज गुड्स इन द मार्केट इन ऑर्डर टू गेट अदर गुड्स इन एक्सचेंज फॉर देम। ये लॉ कहता है कि हर एक प्रोड्यूसर जब भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बना के सप्लाई करता है तो उसके बदले वो और गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है। तो मतलब जब सप्लाई करता है तो साइमल्टेनियसली भी डिमांड करता है। वेन एवर अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस गुड्स ही पेज रिमुनरेशन। जब भी वो गुड्स प्रोड्यूस करेगा तो रिमुनरेशन देगा। रिमुनरेशन मतलब तनख्वाहें देगा। किसको? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस या रेंट या इंटरेस्ट या प्रॉफिट। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनकी तनख्वाहें देगा जिसको रिमुनरेशन कहा हुआ है। दीज पेमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट इनकम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जब भी वो उनसे काम कराएगा उनको तनख्वाहें देगा उनकी, ठीक है। दस in the very act of supply of a commodity the income of the factors of production is also generated। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जब भी वो सप्लाई करेगा गुड्स एंड सर्विसेज उसके बदले वो फैक्टर्स खरीदेगा और उनकी तनख्वाहें जनरेट हो जाएंगी। दिस इनकम इज यूज्ड टू डिमांड द गुड्स प्रोड्यूस्ड। इसी इनकम से लोग मार्केट में जाएंगे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और अपनी जरूरत के मुताबिक सामान खरीदेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है। मैं अपने मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुना रहा, जो जेबी से ने कहा है वो बता रहा हूँ। We conclude that in long run there is a tendency towards equality of aggregate supply and aggregate demand and therefore जनरल ओवर प्रोडक्शन और ओवर सप्लाई इज नॉट पॉसिबल। तो ये पूरी थ्योरी कह रही है कि लॉन्ग रन में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर आने वाला है और कभी भी ओवर प्रोडक्शन नहीं हो सकती। अब ये आपको पता है हर एक थ्योरी कुछ ना कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड होती है। तो सबसे पहले जो आपने इंट्रोडक्शन लिखा है वो साफ सुथरी राइटिंग में लिखना है ताकि टीचर पे इंप्रेशन डल जाए। उसके बाद आपने नंबर 2 पे लिखना है अजम्पशंस। तो अजम्पशंस क्या है? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी में परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। फ्लेक्सिबल प्राइजेस, प्राइजेस किसके? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, मतलब गुड्स के प्राइजेस, वेज रेट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो परफेक्टली फ्लेक्सिबल होने चाहिए, सिचुएशन के चेंज होने से चेंज हो जाएंगे। कैसे होंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी का एक ही काम है सिर्फ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नो होर्डिंग, होर्डिंग नहीं होगी। होर्डिंग क्या होता है? जमाखोरी। तो पीपल क्या करेंगे? पीपल स्पेंड ऑल द इनकम और इधर ऑन आना था, ऑन, ठीक है। मैं यहाँ ऑन लिख देता हूँ, कभी कभी स्पीड में रह जाता है। ऑन ईदर कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, दैट इज देयरफॉर सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। वो कहता था कोई होर्डिंग नहीं होगी, अगर कोई होर्डिंग कर भी लेता है तो साइमल्टेनियसली उतनी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो लोग अपना सारा का सारा पैसा खर्च कर देंगे, या तो कंज्यूमर गुड खरीद लेंगे या फिर कैपिटल गुड्स खरीद लेंगे। असम्पशन है। बाद में हम ये भी कह सकते हैं कि असम्पशन गलत है, वो क्रिटिसिज्म है। स्टेट इज न्यूट्रल, मतलब लेजस फेयर होगा, मतलब स्टेट डज नॉट इंटरवीन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंटरफेयर नहीं करेगी। अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज ऑफ लेबर एंड कैपिटल, जो लेबर एंड कैपिटल है उनके लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? सप्लाई ऑफ लेबर एंड कैपिटल इन एन इकोनॉमी आर परफेक्टली इलास्टिक। उनकी जो सप्लाई है वो रिजिड नहीं रहेगी, परफेक्टली फ्लेक्सिबल रहेगी। नेक्स्ट असम्पशन, लार्ज एक्सटेंट ऑफ मार्केट। इसका मतलब क्या है? दैट इज, as the volume of goods goes on increasing, the size of market will
गो ऑन एक्सटेंडिंग। जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ गुड्स बढ़ेगा उनकी डिमांड भी बढ़ती रहेगी, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है लॉन्ग पीरियड। आपको पता है ना सारी क्लासिकल थ्योरियां लॉन्ग पीरियड पे ही जो है बेस्ड होती हैं। प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस। प्रोड्यूसर इतना समझदार है कि वो वही गुड्स बनाएगा जो वो कंज्यूमर प्रेफर करता है। दैट इज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द लाइकिंग्स ऑफ द कंज्यूमर्स, देयरफॉर अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इज फुली परचेज। जब अब आप खुद सोचो, जो प्रोड्यूसर है वो कंज्यूमर की प्रेफरेंस के हिसाब से सामान बनाएगा तो उसका सारा सामान तो बिकना ही है ना, मार्केट में कुछ रह ही नहीं जाएगा। अगर वो उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से नहीं बना रहा, लोगों को पसंद ही नहीं आएगा, लोग खरीदेंगे नहीं। तो इस केस में सेज लॉ में ऐसा नहीं है। अब आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ सेज लॉ। थर्ड नंबर पे आपने लिखना है, ठीक है। इसमें मैंने बताया हुआ है एप्लीकेशन इन बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम में आपने क्या लिखना है? बार्टर सिस्टम क्या होता था? वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। व्हेनेवर अ प्रोड्यूसर ब्रिंग्स goods to the market for the sale or create supply, he does so in order to get the other goods in exchange। ये कहता है कि बार्टर सिस्टम में सेज लॉ अप्लाई होता है। कैसे? बार्टर सिस्टम में जब भी कोई जब प्रोड्यूसर मार्केट में अपने गुड्स लेके आता है, वो इसलिए लेके आता है ताकि वो उन्हीं गुड्स के बदले दूसरे गुड्स को हासिल कर सके। कॉन्सिक्वेंटली एवरी प्रोडक्शन एक्टिविटी एक्सप्रेसेस डिमांड। जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो उससे क्या होता है? हर एक प्रोडक्शन एक्टिविटी जो होती है वो एक्सप्रेस करती है कि डिमांड फॉर सम अदर गुड्स, ठीक है। अब आप खुद सोचो, अगर हम कोई भी गुड बना रहे हैं तो हम गुड क्यों बना रहे हैं? ताकि हम उसके बदले कोई और गुड ले सकें। तो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली डिमांड भी कर रहे हैं। द रीजन बीइंग दैट अ पर्सन वुड प्रोड्यूस गुड्स ईदर फॉर हिज ओन कंजम्पशन और फॉर गेटिंग अदर गुड्स इन एक्सचेंज। इसका रीजन ये है कि जो भी प्रोड्यूसर है वो गुड्स इसलिए बनाता है बार्टर सिस्टम में, या तो वो खुद कंज्यूम करेगा या वो दूसरे गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए करेगा, ठीक है। दस इन बार्टर सिस्टम सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ऑलवेज सिंबलाइजेस डिमांड फॉर अदर कमोडिटी। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है? हम कोई भी गुड जब सप्लाई करते हैं मार्केट में, क्यों करते हैं? ताकि हम उसके बदले कोई चीज खरीद सकें, ठीक है। तो सप्लाई और डिमांड तो बराबर ही होगी ना। हेंस एवरी सेलर इज नेसेसरीली अ बायर ऑल्सो। तो जो भी सेलर होगा वो बायर भी होगा। तो अब आप खुद सोचो, जो सेलर होगा वो बायर भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विसेज अगर सेल कर रहा है तो उसके बदले उसे मिल भी तो रही है ना बार्टर सिस्टम में, ठीक है। तो ये तो था बार्टर सिस्टम का पार्ट। नेक्स्ट आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ मॉनेटरी इकोनॉमी। मॉनेटरी इकोनॉमी में क्या होता है? आपको पता है ना, मॉनेटरी इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहां पैसा चलता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जेबी से मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वो कहते थे मनी का एक ही काम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। व्हेन अ प्रोड्यूसर सेल्स हिज प्रोडक्ट, जब भी कोई प्रोड्यूसर अपना सामान बेचता है, ही गेट्स हिज इनकम इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जो भी वो पैसे कमाता है उसे क्या कहेंगे? उसकी इनकम। ही विल स्पेंड हिज मनी टू बाय अदर गुड्स एंड सर्विसेज। वो उन्हीं पैसे से कोई और गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लेगा। द वैल्यू ऑफ डिमांड सो क्रिएटेड विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड। तो इनका कहना है, जेबीसी का कहना है कि जब भी वो गुड्स बनाएगा और गुड्स बना के जब मार्केट में बेचेगा, उससे जो भी कमाएगा उससे फिर से गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर देगा, मतलब डिमांड कर देगा। तो ओवरऑल ये क्या कहना चाहते हैं कि पहले वो मार्केट में सामान बना के बेचता है, जिसे एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं, और उससे क्या कमाता है? इनकम, और उस इनकम से फिर से डिमांड कर लेता है। तो ये पैरा कहना चाहता है, ये वाला पूरा का पूरा, कि जब भी वो सप्लाई करता है उस पैसे से वो फिर से खरीद लेगा, तो डिमांड और सप्लाई बराबर आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड पार्ट आपने करना है वो है इम्प्लीकेशंस ऑफ सेज लॉ ऑफ मार्केट्स। सेज लॉ ऑफ मार्केट्स की इम्प्लीकेशंस क्या है? पहली इम्प्लीकेशन है जनरल ओवर प्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल। सेज लॉ के हिसाब से चलें तो ओवर प्रोडक्शन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ध्यान से समझना इसको। जनरल ओवर प्रोडक्शन is a situation in which aggregate supply is more than aggregate demand over a long period of time। अगर लंबे टाइम तक सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो ये क्या होगी? ओवर प्रोडक्शन की सिचुएशन। बट सेज लॉ क्या कहते थे? जनरल ओवर प्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल बिकॉज व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेज द इनकम ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। जब भी प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से काम करवा रहा है उनकी भी तो तनख्वाहें बढ़ेंगी, विच ऑटोमेटिकली लीड्स टू मोर डिमांड। तो जैसे ही वो उनको ज्यादा तनख्वाहें मिलेंगी वो ज्यादा डिमांड कर देंगे। दस डिमांड इज ऑलवेज इक्वल टू सप्लाई। अब यही कंसेप्ट बार बार रिपीट हुआ है हर एक पॉइंट में। तो आप मुझे ये ना कहना कि मैं हर एक पॉइंट में एक ही बात कही जा रहा हूं, क्योंकि बार बार सेज लॉ इसी लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जनरल अनएम्प्लॉयमेंट इज इम्पॉसिबल। जनरल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जनरल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच सप्लाई ऑफ लेबर दैट इज एसएल इज मोर देन डिमांड फॉर लेबर। अब अगर सप्लाई ऑफ लेबर ज्यादा है जैसे हमारे कंट्री में, तो डिमांड फॉर लेबर कम है, तभी तो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, क्योंकि लेबर की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। समझ के बात? व्हेन, अब ध्यान से समझना ये बात, व्हेन सप्लाई ऑफ लेबर इज मोर देन डिमांड फॉर लेबर वेज रेट फॉल्स। जब भी किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड कम हो जाती है तो तनख्वाहें क्या होती हैं? गिर जाती हैं। ये कौन कह रहा है?
क्लासिकल्स भी यही कहते हैं और सेज लॉ भी यही कहता है, ठीक है। पहले सेज लॉ ने कहा था और सेज लॉ के ऊपर ही क्लासिकल थ्योरी बेस्ड है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन, अगर परफेक्ट कंपटीशन हुआ, लेबर इज डिमांडेड अप टू अ पॉइंट वेयर वेजेस आर इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन में लेबर की डिमांड तब तक होती है जब तक वेजेस और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी बराबर नहीं होती। ये माइक्रो का कंसेप्ट है, आपको माइक्रो के वेजेस के चैप्टर में, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी के चैप्टर में आपको माइक्रो की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अब फॉल इन द वेज रेट मींस रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर। अगर तनख्वाहें गिर गई, ठीक है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो तनख्वाह गिर गई। तनख्वाह गिरने से क्या होगा, जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो मालिक हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, उनकी क्या होगी, उनकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। दे विल टेम्प्टेड टू एम्प्लॉय मोर लेबर। तो जैसे ही तनख्वाहें गिरेंगी उनकी कॉस्टिंग कम होगी, वो ज्यादा लेबर एम्प्लॉय कर लेंगे, तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाएगी और सप्लाई के बराबर नहीं आ जाएगी। क्योंकि खुद सोचो, अगर लेबर सस्ती हो रही है तो जहां 4 बंदे लगाते हैं वहां पे हम 4 की जगह 8 बंदे लगा देंगे ताकि काम अच्छे तरीके से चले, ठीक है। एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर लेबर विल इंक्रीज। जैसी वेज रेट सस्ती होगी, क्योंकि हमारी कॉस्टिंग कम हो जाएगी प्रोड्यूसर की, तो उससे क्या होगा, उससे डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाएगी, क्योंकि जहां 4 बंदे लगे हैं वो 8 बंदे लगा लेगा। द प्रोड्यूसर्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन टिल फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इज अचीव्ड। वो तब तक बंदों को एम्प्लॉय करते रहेंगे जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव नहीं हो जाती। इट मे बी पॉसिबल दैट अनएम्प्लॉयमेंट टेक्स प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड। ऐसा भी हो सकता है कि शॉर्ट पीरियड के लिए अनएम्प्लॉयमेंट हो, बट सच अ सिचुएशन विल बी शॉर्ट लिव्ड। तो शॉर्ट पीरियड के लिए हो सकती है, मगर ये पूरी की पूरी थ्योरी लॉन्ग पीरियड है, तो लॉन्ग पीरियड में फुल एम्प्लॉयमेंट रिटेन हो ही जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है वही शॉर्ट पीरियड वाली बात। थर्ड इंप्लीकेशन इसकी, पार्शियल ओवर प्रोडक्शन एंड पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट आर पॉसिबल। वो कहता है जनरली, आमतौर पे तो ऐसा नहीं होता, मगर पार्शियली हो सकता है। इसमें ये क्या लिखा है, इफ the anticipations of the producers regarding the demand for a commodity are not correct, then supply of it may be more or less than the demand. अगर कोई भी प्रोड्यूसर डिमांड की अच्छे तरीके से एंटीसिपेशन ना लगा सके, फोरकास्टिंग ना कर सके, तो ऐसी सिचुएशन में सप्लाई जो होगी वो ज़्यादा कर देगा या कम कर देगा और डिमांड भी ऊपर नीचे हो जाएगी। मतलब सप्लाई और डिमांड में इनइक्वालिटी आ सकती है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, देयर कैन बी पार्शियल ओवर प्रोडक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में उस पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड के लिए पार्शियल ओवर प्रोडक्शन भी हो सकती है या अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, बट टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई टेंड टू रिमेन्स इक्वल। तो मतलब अगर लॉन्ग रन की बात करेंगे, लॉन्ग रन में टोटल डिमांड टोटल सप्लाई बराबर रहेगी। मगर मान लो एक इंडस्ट्री में हो सकती है, क्या पता पूरी इंडस्ट्री में ना हो, मगर एक फैक्ट्री में हो जाए या एक किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लो नाइक, एडिडास है, ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री की जब बात कर रहे हैं, इसमें टोटल डिमांड टोटल सप्लाई तो बराबर होगी, मगर एक फैक्ट्री में एक ब्रांड में क्या पता ऊपर नीचे हो जाए। वो कौन करे, जेबी से। इट इम्प्लाइज दैट इफ देयर इज ओवर प्रोडक्शन ऑफ वन गुड, देयर मे बी अंडर प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड। तो अगर एक गुड ज्यादा बना है तो दूसरा गुड की प्रोडक्शन अपने आप ही कम हो जाएगी। और ये किसका कहना है, जेबीसी का। तो कहता था पार्शियली शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर नीचे हो सकता है अगर प्रोड्यूसर की एंटीसिपेशन या फोरकास्टिंग गलत हो। नेक्स्ट आ जाता है यूज ऑफ अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज पे फॉर इटसेल्फ। अब इसका क्या मतलब है, अनदर इम्प्लीकेशन ऑफ सेज लॉ इज दैट इफ अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज आर पुट टू यूज देन दे विल पे फॉर देमसेल्फ। अगर जो अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज है, अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज में ह्यूमन रिसोर्सेज भी आ गए, लैंड भी आ गया, नेचुरल रिसोर्सेज भी आ गए, अगर अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो अपना खर्चा खुर्चा खुद ही निकाल लेंगे, मतलब वो भी कुछ कमा के जीडीपी में ऐड करेंगे। बिकॉज व्हेन दे आर पुट टू वर्क दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। क्योंकि जब भी उनसे कोई ना कोई काम कराया जाएगा उनकी प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन में मतलब पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी उससे। दीज विल देयरफॉर बी नो लॉस, दीज नहीं आना था, देयर विल भी आना था, ठीक है, मैं यहाँ करेक्ट कर लेता हूँ। देयर विल देयरफॉर बी नो लॉस, क्योंकि कभी कभी स्पीड में लिखते लिखते कुछ हो जाता है। तो there will therefore be no loss in employing the unemployed resources, rather they will help in एडिंग टू प्रॉफिट। तो सिंपल वर्ड्स में जो वेले लोग बैठे हैं, जो वेले रिसोर्सेज हैं, उनको भी इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो कुछ ना कुछ गुड या सर्विस तो बनाएंगे ही ना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। पूरी की पूरी क्लासिकल थ्योरी और सेज लॉ इसी पे बेस्ड है, तो इसको ध्यान से समझना। ये कहता है कि अगर कोई भी पंगा पड़ेगा किसी भी मार्केट में तो ऑटोमेटिकली वो उसको एडजस्ट कर लेगी। कैसे करेगी वो बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू सेज लॉ ऑफ मार्केट्स all economic parameters of a competitive economy are automatically adjusted. कैसे? This adjustment takes place in 3 ways. सबसे पहला,
एडजस्टमेंट थ्रू वेज रेट। अब वेज रेट में कैसे एडजस्टमेंट होती है, ध्यान से समझना। अगर सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा है और डिमांड फॉर लेबर कम है तो इससे क्या होगा, लेबर की डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो वेजेस गिर जाएंगी अपने आप। परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, क्योंकि किसी भी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है, डिमांड कम होती है तो वेजेस गिर जाती हैं। उल्टा, सप्लाई कम है, डिमांड फॉर लेबर ज़्यादा है, ये भी तो डिसइक्विलिब्रियम हुआ तो वेजेस बढ़ जाएंगी। तो कहने की बात ये है कि वेज रेट के थ्रू आप सप्लाई और डिमांड फॉर लेबर को अपने कंट्रोल में रख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है इफ़ द सप्लाई ऑफ लेबर इज मोर देन द डिमांड वेज रेट विल फॉल, एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर लेबर विल इंक्रीज। इससे क्या होगा, डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाएगी और लेबर की डिमांड बढ़ने की वजह से लेबर की डिमांड बढ़ के सप्लाई के बराबर आ जाएगी, और इस सिचुएशन में लेबर की डिमांड गिर जाएगी, गिर के फिर सप्लाई के बराबर आ जाएगी, तो इक्विलिब्रियम फिर से रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है एडजस्टमेंट थ्रू प्राइस लेवल। इसमें भी वही है। अब खुद सोचो, डिमांड ज़्यादा किसी चीज़ की, सप्लाई कम है, तो क्या होगा, प्राइजेस बढ़ जाएंगे, प्राइजेस के बढ़ने से डिमांड गिर जाएगी और सप्लाई के बराबर आ जाएगी। और अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो प्राइजेस गिर जाएंगे, प्राइजेस गिर जाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड के बढ़ने से वो सप्लाई के बराबर आ जाएगी, तो भी इक्विलिब्रियम रिटेन हो जाएगा। इसको इंग्लिश में मैंने लिखा है डिसइक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विल कॉज ऑटोमेटिकली या ऑटोमेटिक चेंज इन द प्राइस लेवल। प्राइस लेवल अपने आप चेंज होएगा। इफ़ द डिमांड इज लेस देन सप्लाई प्राइस विल फॉल, वही जो मैंने ऊपर बताया। ठीक है, प्राइस विल फॉल, ये वाली सिचुएशन नीचे वाली। एज अ कंसिक्वेंस डिमांड विल इंक्रीज एंड सप्लाई विल डिक्रीज। तो इसको कहने की बात है कि ये ऑटोमेटिकली अपने आप एडजस्ट कर जाते हैं। एंड नेक्स्ट आता है एडजस्टमेंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एडजस्ट होता है, मैं आपको साइड पे समझाता हूँ। दिमाग से सोचो, अगर सारे लोग सेविंग कर रहे हैं, सेविंग ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, तो इससे क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट के गिरने से जो सेवर्स हैं वो कहेंगे हम पैसे सेव ही क्यों करें, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बैंक नहीं दे रहा, तो वो सेविंग गिरा देंगे। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो हर कोई लोन लेगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी। तो इन दोनों की वजह से जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने की वजह से सेविंग और इन्वेस्टमेंट में बराबरी आ जाएगी। अगर इसे उल्टा चलें, सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, जिससे लोग क्या करेंगे, सेविंग करनी ज़्यादा शुरू कर देंगे, क्योंकि बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहा है, और इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी क्योंकि इतने महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई लोन नहीं लेने वाला। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से सेविंग और इन्वेस्टमेंट में बराबरी आ सकती है। तो इस पॉइंट में लिखा है चेंज इन इंटरेस्ट रेट विल help to equalize saving and investment. If saving is more than investment, then interest rate will fall, which reduces savings और इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एंड वाइस वर्सा। मतलब मैंने एक सिचुएशन बोल दी, दूसरी के लिए मैंने वाइस वर्सा लिख दिया, क्योंकि ये वीडियो पहले ही बड़ी लंबी हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉसिबिलिटी ऑफ अनलिमिटेड आउटपुट एंड ग्रोथ ऑफ कैपिटल। तो इसमें क्या होता है, द रीजन बीइंग दैट एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर ऑलवेज इक्वल। ये चांसेस है कि अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ आउटपुट या कैपिटल हो जाए। तो आपको ये तो पता है, पूरी की पूरी थ्योरी कहती है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर होगी। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन देर विल बी इंक्रीज इन द डिमांड एज वेल। अगर प्रोडक्शन बढ़ गई तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन प्रोडक्शन विल दस प्रूव टू बी बेनिफिशियल। अगर एक बार अनलिमिटेड आउटपुट आपने बना दी तो उससे अनलिमिटेड तक प्रोडक्शन या मतलब डिमांड बढ़ सकती है। तो सिंपल वर्ड्स में ये कह रहा है कि अगर किसी कंपनी ने बहुत ज़्यादा सप्लाई कर दी तो डिमांड भी उसके बराबर आने के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है मनी इज अ व्हील। मतलब मनी का एक ही काम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अकॉर्डिंग टू जेबी से एवरी इकॉनमी इज बेसिकली अ बार्टर सिस्टम। पूरी ज़्यादातर हर एक इकॉनमी बार्टर सिस्टम होती है, क्योंकि वो गुड्स बनाता है ताकि वो जो भी पैसे हैं उससे कोई और गुड्स खरीद सके। ठीक है ना। इट इम्प्लाइज दैट गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते हैं, ये बार्टर सिस्टम कहता है। मनी इज मेरली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी का तो एक काम है जिससे आप गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हो। इट हैज़ नो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। मनी की अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं है। मनी का एक ही काम है और वो है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना। इसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया, इसको वो क्रिटिसिज्म में बताऊंगा। मनी इज जस्ट अ व्हीकल दैट फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड हैविंग डन सो इट प्रोसीड्स टू एक्सचेंज अदर गुड्स। मतलब मनी का एक ही काम है, ये एक व्हीकल की तरह है। व्हीकल मतलब एक गाड़ी की तरह है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। वैसे ही मनी को हम इस्तेमाल करते हैं एक गुड से दूसरा गुड परचेज करने के लिए। दस इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी विल हैव नो इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि मनी की क्वांटिटी को इंक्रीज डिक्रीज कर लो, उससे प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ना। इसका मतलब है कि जितनी भी क्लासिकल थ्योरी हैं वो ये कहता है कि मनी इज न्यूट्रल। मनी क्या है, न्यूट्रल इन इट्स इफेक्ट्स। मनी न्यूट्रल है, मनी के चेंज होने से प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता। मगर केन्स जैसे उल्टे कहते थे, वो कहते थे क्यों नहीं पड़ता है भाई। उन्होंने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया, जो कि मैं आगे जब भी आपको कराऊंगा तो आपको डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आ जाता है इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये पूरी थ्योरी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बराबर मान के चलती है। अब आप खुद सोचो,
ये कहती है ना डिमांड और सप्लाई बराबर होनी चाहिए, ठीक है। डिमांड का छोटा फॉर्मूला C+I, इसका छोटा फॉर्मूला C+S, C कट गए, तो ये यही कहती है ना सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू सेज लॉ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज इक्वल, वट एवर इज सेव्ड इज एक्चुअली इन्वेस्टेड। ये कहते थे जो भी कोई बंदा सेव करता है उतना ही पैसा कोई और इन्वेस्ट कर देता है। इफ एट ऑल देयर इज टेम्परेरी इनइक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, अगर इनमें इनइक्वालिटी आती भी है, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट विल चेंज इन सच अ वे कि इनमें दोबारा से बराबरी आ जाए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से सेविंग और इन्वेस्टमेंट में बराबरी आ सकती है। आ सकती क्या आती है, ये थ्योरी कह रही थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लेजिस फेयर पॉलिसी। ये पूरी की पूरी थ्योरी मान के चलती है कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि डिमांड सप्लाई खुद ही एक दूसरे को बराबर कर लेती हैं, और सारी की सारी सिचुएशन जब ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती हैं तो हमें क्या लोड पड़ी है सरकार इंटरफेयर करेगी, उससे तो उल्टा डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। The law states why government should adopt laissez-faire policy, which means that it should not intervene या interfere with the economic activities. तो सरकार को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इकोनॉमिक सिस्टम हैज़ बिल्ट इन फ्लेक्सिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहते थे इकोनॉमिक सिस्टम में बिल्ट इन फ्लेक्सिबिलिटी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेज रेट एंड प्राइजेस ऑटोमेटिकली चेंज इन अकॉर्डेंस विद द सर्कमस्टांसेस। ये सारी की सारी चीज़ें जो कि है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेज रेट एंड प्राइजेस, जब अपने आप ही चेंज हो जाती हैं और इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में ले आती हैं तो सरकार को क्या लोर पड़ी है टांग फंसाने की इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन देम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द कंट्री आर फुली यूटिलाइज। अब इनकी वजह से जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी फुल यूटिलाइजेशन हो जाती है। अब क्या होगा, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस विद द इकोनॉमी, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमी आना चाहिए था यहाँ पे, इन द इकोनॉमी लीड्स टू डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, ठीक है। अगर गवर्नमेंट टांग फंसाती है, खुद सोचो, अगर गवर्नमेंट टांग फंसाती है, सब कुछ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है, तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की वजह से हमारी जो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम की बजाय डिसइक्विलिब्रियम हो सकती है। ये जेबी से कहता है, मैं नहीं कहता, ठीक है। और मुझे गालियां मत निकालना कि मैं ये कहता हूँ ऐसा कहता हूँ, मुझे फिर वो गालियों वाले कमेंट रिमूव करने पड़ते हैं। ये मैं जेबी से की बात बता रहा हूँ, अभी इसकी क्रिटिसिज्म भी आनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है इसकी क्रिटिसिज्म। अब यहाँ से मैं आपको बता दूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, 99% क्रिटिसिज्म जेएम कीन्स ने की है, और केन्स का अपना एक थ्योरी है, ठीक है, अपनी एक थ्योरी है, वो भी मैं आने वाले टाइम पे एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, जनरल ओवर प्रोडक्शन इज पॉसिबल। जो सेज लॉ है वो कहता था जनरल ओवर प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि जितनी सप्लाई होगी उतनी डिमांड हो जाएगी, मगर केन्स ने इसके पीछे कुछ लॉजिक्स दिए हैं। अकॉर्डिंग टू केन्स, एग्रीगेट डिमांड इज डिटर्मिन्ड बाय C&I। जो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C+I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस कई चीज़ें होती हैं, मगर यहाँ पे हम यही मान के चल रहे हैं कि लेट अभी इतना है। दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड इज सेव्ड। आप अपनी तनख्वाह का वो हिस्सा जो आप कंज्यूम नहीं करते वो सेविंग होती है। इफ़ दिस सेविंग इज इक्वल टू दिस सेविंग इज फुली इन्वेस्टेड देन डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। कहता है जो भी आप अपनी तनख्वाह का सेव कर रहे हो, अगर उतना ही कोई ना कोई इन्वेस्ट कर दे तब तो डिमांड सप्लाई बराबर है। हाउएवर इट इज नॉट लाइकली बिकॉज दोज हु सेव एंड दोज हु इन्वेस्ट आर डिफरेंट पर्सन्स। अब मैं सेव कर रहा हूँ, मेरी जगह कोई और इन्वेस्ट करे, हम दोनों एक दूसरे को जानते थोड़ी ना कि भाई मैं इतने हज़ार सेव कर रहा हूँ तो इतने हज़ार इन्वेस्ट कर दे, ऐसा थोड़ी ना होता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल दैट द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑफ दोज हु इन्वेस्ट एंड द सेविंग डिसीजंस ऑफ दोज हु सेव शुड बी आइडेंटिकल। जरूरी थोड़ा ना मैंने 2000 की सेविंग की तो किसी और ने 2000 की इन्वेस्टमेंट कर दी। इफ प्लान्ड सेविंग इज ग्रेटर देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, अगर प्लान्ड सेविंग ज़्यादा हो गई और इन्वेस्टमेंट कम हुई तो ओवर प्रोडक्शन तो होनी है ना। ओवर प्रोडक्शन क्यों होगी, जितनी मुझे तनख्वाह मिली मैंने सारी की सारी नहीं खर्ची, तो मार्केट में जब मैंने पैसे जाके खर्चा ही नहीं तो मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें रह जाएंगी जो बिकेंगी नहीं, समझ गए ना बात। इस वजह से ओवर प्रोडक्शन हो जाती है। नेक्स्ट है जनरल अनएम्प्लॉयमेंट इज पॉसिबल। अनएम्प्लॉयमेंट भी पॉसिबल है। वो सेज लॉ कहता था अनएम्प्लॉयमेंट पॉसिबल ही नहीं है जनरली, शॉर्ट पीरियड के नहीं, लॉन्ग पीरियड के लिए पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू केन्स जनरल अनएम्प्लॉयमेंट इज पॉसिबल। ये कहता था जनरल अनएम्प्लॉयमेंट पॉसिबल है। क्यों? केन्स क्रिटिसाइजेस द क्लासिकल एंड सेज व्यू that if there is general unemployment in the economy, wage rate falls, which increases demand for labor and the level of full employment. क्लासिकल थ्योरी या फिर सेज लॉ क्या कहता था कि सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड फॉर लेबर कम है, इसकी वजह से तनख्वाहें बढ़ जाएंगी। यही कहते थे, तनख्वाहें गिर जाएंगी क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है। तनख्वाहें गिरने से लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी और लेबर की डिमांड बढ़ के वो फुल एम्प्लॉयमेंट तक आ जाएगा। यही लॉजिक देते थे ना। बट केन्स कहता है ऐसा नहीं होता भाई, ये गलत बात है। अकॉर्डिंग टू केन्स वेज कट इज अ डबल एज्ड सॉर्ड। वो कहता है एक ऐसी तलवार है जिसके नेगेटिव इफेक्ट हैं। कैसे? डबल। ऑन द वन हैंड इट रिड्यूसेस द कॉस्ट और प्राइस of the commodity produced, and on the other hand it reduces the income of the laborers as well
विच रिड्यूसेस द इफेक्टिव डिमांड। एक तरफ तो तनख्वाहें कम हो जाएंगी, तनख्वाहें कम होने से क्या होगा, तनख्वाहें कम हो जाएंगी तो कॉस्टिंग कम होएगी, कॉस्टिंग कम होएगी तो प्राइसिंग कम होएगी। एक तरफ तो उनको प्राइसिंग कम मिलेगी प्रोड्यूसर्स को, दूसरी तरफ जो लेबरर्स हैं वो खरीदेंगे नहीं मार्केट में जाके सामान, तो मार्केट में तो डिमांड की कमी हो जाएगी ना। तो ये तो उल्टा लेने के देने पड़ गए, मार्केट में कोई सामान ही नहीं खरीदेगा। जैसे 1929-30 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, प्राइस गिर गया था मगर फिर भी किसी ने डिमांड नहीं की, तो ज़रूरी नहीं है कि प्राइस के गिरने से डिमांड बढ़ जाएगी। समझ गए बात। फॉल इन इफेक्टिव डिमांड विल कॉज फॉल इन प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर लोगों ने खरीदना ही बंद कर दिया क्योंकि लोगों के पास जॉब्स ही नहीं रही, तो फिर एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन तो गिरेगी। दस इंस्टेड ऑफ रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट, वेज कट में एक्चुअली एग्रेवेट द अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। तो बजाय इसके कि वो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, ये तो अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी तो बहुत तेज़ी से गिर जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लैक ऑफ ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। पूरी की पूरी सेज लॉ और क्लासिकल थ्योरी ये मान के चलती है कि अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होती है, मगर असल ज़िंदगी में ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं होती। ठीक है, ये किसका कहना है, जेएम केन्स का। केन्स डिसएग्री विद द सेज लॉ दैट इकोनॉमिक पैरामीटर्स आर ऑटोमेटिकली एडजस्टेड इन द इकोनॉमी। वो कहता कोई ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं होती जो ये शोर मचा रहे हैं। ठीक है, देयर इज ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ओनली व्हेन डिमांड एंड सप्लाई एडजस्ट देमसेल्व्स और व्हाट इज सेव्ड इज फुली इन्वेस्टेड। वो कहता है वो तो तभी होगी जब जितना बंदा सेव कर रहा है उतना ही कोई और इन्वेस्ट कर रहा है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट चेंज इन प्राइस लेवल विल इनवेरिएबली लीड टू चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। वो कहता है ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जब भी प्राइस में चेंज आएगा तो डिमांड और सप्लाई में भी चेंज आएगा। कभी कभी क्या होता है, प्राइस गिर जाती है, डिमांड फिर भी नहीं बढ़ती। ठीक है ना, जैसे जब भी इकोनॉमी में रिसेशन या डिप्रेशन आता है, जैसे अभी कोरोना आया था, कई चीज़ें सस्ती होगी मगर हमारी जेब में पैसे ही नहीं थे उनको खरीदने के। सिमिलरली it is not necessary that whatever is saved out of current income must be invariably be invested because investment opportunities are always limited। तो ऐसा ज़रूरी थोड़ा ना कि मैंने सेव किया और वही पैसे कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिए, ज़रूर तो नहीं मेरा इन्वेस्टमेंट का मन है, मैं ये भी तो सोच सकता हूँ फ्यूचर के लिए सेव कर लूँ। ठीक है ना, तो ओवरऑल ये कहता है ऑटोमेटिकली जो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होती है वो नहीं होती। ये सेज लॉ वगैरह जो है लॉजिक दे रहे हैं वो गलत है। नेक्स्ट है सेज लॉ इज़ नॉट लॉजिकल। ठीक है, सेज लॉ लॉजिकल नहीं है। कैसे? Say's law is logically incorrect, that is its logic that aggregate demand is equal to aggregate supply is not correct। वो कहता था Say's law डिमांड सप्लाई हमेशा बराबर होगी, वो भी गलत है। Proving this logic as wrong, Keynes holds that aggregate demand can be divided into two parts। जैसा कि मैंने पीछे करवाया कि aggregate demand के दो पार्ट्स हैं, consumption and investment। both these parts टोटल डिमांड डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स। इन दोनों की बात करें कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट पे, तो जो टोटल डिमांड है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे बेस्ड है। कैसे? कंजम्पशन जो सी है इट डिपेंड्स अपॉन इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। मेरी जो कंजम्पशन है मेरी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के कल को क्या होगा अनुमान लगाना, एक्सपेक्टेशन करना, उस पर भी डिपेंड करती है और मेरी इनकम पे भी डिपेंड करती है। जो इन्वेस्टमेंट है वो किस पे डिपेंड करती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, ज़्यादा तो नहीं करूंगा। एंड एमईसी आपको मैंने पिछले चैप्टर में कराया हुआ है, इसी प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। एमईसी होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। इन्वेस्टमेंट भी मैं तब करूंगा जब एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी होगी। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट व्हेन इनकम इंक्रीजेज, तो इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट शुड ऑल्सो इंक्रीज इन द सेम रेशो। तो जब भी इनकम बढ़ेगी ज़रूरत थोड़ा ये भी सेम रेशो में बढ़ेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल ये साइकोलॉजिकल लॉ की बात कर ली कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन कम बढ़ती है। तो इन्होंने जो लॉजिक दिया था कि डिमांड और सप्लाई बराबर होगी, क्यों होगी, ऐसा जो लॉजिक दिया था वो गलत लॉजिक दिया था। नेक्स्ट, अब आपको एक और छोटी सी बात बता दूं, जो एग्रीगेट सप्लाई है और एग्रीगेट डिमांड है ये बराबर रहेगी डिमांड। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई को इनकम भी कहा जाता है और एग्रीगेट डिमांड को C+I। ये कहते हैं कि जितना ये बढ़ेगी उतना ही ये वाली चीज़ बढ़ेगी, मगर ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना, तो ये पॉइंट यही कह रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है इक्विलिब्रियम बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। पूरी की पूरी थ्योरी यही कह रही है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है, बट केन्स कह रहा है ऐसा नहीं होता। अकॉर्डिंग टू केन्स इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस शुड ऑलवेज बी आइडेंटिकल। जितना सेविंग कर रहे हो उतना इन्वेस्टमेंट करना, ऐसा जरूरी थोड़ा। केन्स वाज ऑफ द ओपिनियन दैट इक्विलिब्रियम बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज नॉट brought about by change in rate of interest but by change in level of income। ध्यान से समझना इस बात को। Keynes was of the opinion that equilibrium between saving and investment is not brought about by change in rate of interest but by change in income। Keynes कहते थे कि ये सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से नहीं ये बराबरी आ रही, ये इनकम की वजह से भी आ रही है। कैसे? जब इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स तो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगी ना, आपको पता है इनकम के बढ़ने से APS बढ़ता है। Thus
इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट प्लान्ड सेविंग शुड ऑलवेज बी इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। तो वो कहते थे सेविंग इन्वेस्टमेंट कभी बराबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो क्लासिकल थ्योरी कहती है कि सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा नहीं है, बिकॉज सेविंग्स जो है वो इनकम पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो ज़रूरी थोड़ा ना है कि भाई जो है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बराबर होंगी, क्योंकि दोनों के दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं, जो इन्वेस्टमेंट है वो एमईसी पे भी डिपेंड करती है। तो वो कहते हैं ज़रूरी नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट और भी कई फैक्टर हैं जो इनकी इक्वालिटी को असर डाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मनी इज़ नॉट मेरली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उन्होंने कहा था मनी का एक ही काम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बाकी सारे फैक्टर स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ये वैल्यू वो वैल्यू जितने भी थे वो भूल गए। सेज लॉ इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट मनी सर्व्स मेरली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी का एक ही काम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मनी का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे कोई असर नहीं है। इसको हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि मनी एक न्यूट्रल है, मनी के इफेक्ट्स न्यूट्रल हैं। इट इज़ जस्ट अ व्हील दैट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ये सिर्फ एक जरिया है, एक तरीका है जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज जो है बना सकते हैं, मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू केन्स मनी इज़ नॉट मेरली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट ऑल्सो अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो केन्स कहता था कि मनी का सिर्फ एक ही काम नहीं है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज करें, बल्कि इसके थ्रू हम स्टोर ऑफ वैल्यू भी कर सकते हैं। एवरीबडी स्टोर्स वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ मनी। हम सारे जो है पैसे को स्टोर करते हैं ना, हम सारे पैसे को स्टोर करते हैं वेल्थ की फॉर्म में। हम सोचते हैं कि हम फ्यूचर में इससे पैसा, मतलब हम कभी भी अनफोर्सीन सिचुएशन होगी तो उसको यूज़ करेंगे। तो मनी का एक स्टोर ऑफ वैल्यू भी काम है, बजाय इसके कि सिर्फ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू देखें। इफ़ मनी इज़ होर्डेड, अगर पैसे को होल्ड किया जाता है और सेविंग की जाती है तो हमेशा क्या होगा, डिमांड जो है वो कम होगी, सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा सामान पड़ा है मगर हम उस हिसाब से खर्चा कर नहीं रहे, तो हमारी जेब में पैसे सेव हो जाएंगे। दस मनी इज़ नॉट अ न्यूट्रल पैरामीटर बट एन इफेक्टिव वेरिएबल इन द इकॉनमी। हम ये नहीं कह सकते कि मनी अपने इफेक्ट्स में न्यूट्रल है या मनी की न्यूट्रलिटी है। मनी तो एक इफेक्टिव पैरामीटर है, समझ के बाद। नेक्स्ट, नीड फॉर स्टेट इंटरवेंशन। अकॉर्डिंग टू केन्स, सेज लॉ क्या कहता था भाई कि भाई सरकार की ज़रूरत नहीं है, सरकार टांग फंसाएगी, इकॉनमी में इंटरफेयर करेगी तो डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो केन्स क्या कहते हैं, देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉब्लम्स लाइक ओवर प्रोडक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्प्रिंग्स अप इन द इकॉनमी। तो इकॉनमी में प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट की कमी है, ओवर प्रोडक्शन भी हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। देयरफॉर गवर्नमेंट मस्ट इंटरवीन इन द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द कंट्री सो एज टू करेक्ट दिस डिसइक्विलिब्रियम। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्योंकि वेलफेयर स्टेट्स का ज़माना है आजकल, तो गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, तो इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट को बढ़ाएगी गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस डज नॉट इम्प्लॉय एंड ऑफ कैपिटलिज्म बट इट्स रिफॉर्मेशन। तो गवर्नमेंट इकॉनमी में जब टांग फंसाएगी या इंटरफेयर करेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सोशलिज्म ले आओ। केन्स कहता था इसका मतलब ये है कि जो कैपिटलिज्म है इसमें रिफॉर्म्स लेके आओ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पूरी की पूरी सेज लॉ और क्लासिकल थ्योरी लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है। सेज लॉ इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, दैट इज इन लॉन्ग रन फ्री फोर्सेज ऑफ मार्केट डिमांड अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मे ब्रिंग अबाउट इक्विलिब्रियम बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई। तो पूरी का पूरा सेज लॉ कहता है कि लॉन्ग रन में जो फोर्सेज ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई है, या एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई है, वो आपस में एक दूसरे को बराबर कर देती हैं, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। बट कीन्स कहता है भाई ऐसा नहीं होता। इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट रन विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द लॉन्ग रन। वो कहता है भाई लॉन्ग रन की जो प्रॉब्लम है, फुल एम्प्लॉयमेंट होगी नहीं होगी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो शॉर्ट रन में जो अनएम्प्लॉयमेंट है इससे लेना देना है। बिकॉज इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड। लॉन्ग रन में तो हम मर ही जाएंगे। 100-200 साल की स्टडी क्या करनी, जो शॉर्ट पीरियड में अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी स्टडी करनी चाहिए। तो सेज लॉ ऑफ मार्केट्स डज नॉट ऑफर एनी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि शॉर्ट रन में जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसका क्या हुआ, कैसे हुआ, तो इसलिए इसकी बुराई की जाती है, क्योंकि सब कुछ ये लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बताता है। नेक्स्ट, ट्रेड साइकिल्स। अगर हम सेज लॉ या क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से चलें तो डिमांड सप्लाई तो बराबर है, तो मतलब ट्रेड साइकिल पता है ना क्या होता है भाई, ये बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, ये अप्स एंड डाउन्स जो इकोनॉमी में आते हैं। तो अगर इनके हिसाब से चलें तो ये तो आने नहीं चाहिए, क्योंकि डिमांड सप्लाई बराबर होती है। इफ़ वी गो बाय सेज लॉ द इकोनॉमी शुड नॉट सफ़र फ्रॉम एनी ट्रेड साइकिल। द इकोनॉमी शुड बी जनरली इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि डिमांड सप्लाई हमेशा बराबर रहते हैं। बट इन रियलिटी एवरी इकॉनमी सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशंस। हर एक इकॉनमी में फ्लक्चुएशंस आती हैं, या ट्रेड साइकिल्स या बिजनेस साइकिल भी इसको कहा जाता है। सेज लॉ फेल्स टू कैप्चर द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड साइकिल्स ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेज लॉ ये बताता ही नहीं हमें कि भाई बिजनेस फ्लक्चुएशंस आएंगी या ट्रेड साइकिल्स आएंगी, उसकी वजह से इकॉनमी पे क्या असर पड़ेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम टू जनरल इक्विलिब्रियम। आपको मैं याद दिला दूं, जो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी को मैक्रो इकोनॉमिक्स में डाल दिया।
तो ये जो जनरल इक्विलिब्रियम होता है इसको मैक्रो कहते हैं। तो अब आप खुद सोचो, माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी को मैक्रो इकोनॉमिक्स में डालेंगे तो रिजल्ट तो उल्टे पुल्टे ही आएंगे। सेज लॉ अप्लाइज पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस to the economy as a whole, and this is the reason why its implication prove टू बी रॉन्ग। इसी वजह से इसने जो भी कहा है वो उल्ट पुल्ट हो गया। अब आप दिमाग से सोचना, छोटा सा है, वीडियो ज़्यादा लंबी होगी है, मैं छोटी सी बात बताता हूँ आपको। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। मान लो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहती है कि एक इंडिविजुअल की स्टडी करना, एक इंडिविजुअल को सेविंग करनी चाहिए क्योंकि उसका फ्यूचर में कुछ भी अगर उल्ट पुल्ट हो गया तो उसके पैसे उसके काम आएंगे ना। मगर अगर यही थ्योरी हम पूरी इकोनॉमी पे लगा देंगे, अगर सारे के सारे पैसे सेव करने बैठ गए तो मार्केट में तो सामान ही नहीं बिकना। समझ गए ना बात? तो हम माइक्रो की थ्योरी मैक्रो में नहीं लगा सकते। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ी लंबी हो गई, इतनी लंबी मेरे को बनाने की आदत नहीं है, मगर मेरा मकसद था कि मैं आपका पूरा का पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर करूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।